Hello student, good morning. In our previous lecture, we were discussing about form of precipitation. कितने प्रकार की होती है precipitation और कितने फॉर्म की होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. Precipitation मेनली 4 फॉर्म में होती है. रेनफॉल, सेकंड होती है स्नोफॉल और थर्ड होती है स्लीट और फोर्थ होती है हेल स्टॉर्म. ये था फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अगर आपके इसमें कोई क्वेरी नहीं आई तो मीन आपके बिल्कुल समझ में आ गया. तो अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे. टाइप्स ऑफ रेनफॉल, इससे आगे है टाइप्स ऑफ रेनफॉल. टाइप्स ऑफ रेनफॉल. फर्स्ट तो हमारी है कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल. सेकंड हमारी है ओरोग्राफिक रेनफॉल. और थर्ड हमारी है साइक्लोनिक रेनफॉल. हमारे जनरली 3 टाइप से रेनफॉल होती है. फर्स्ट होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल और थर्ड होती है साइक्लोनिक रेनफॉल. इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है. फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे. मीन एयर क्या होती है, जब ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे एयर हीट हो जाती है. हीट होने के कारण उसका वेट कम हो जाता है, लाइट वेट की हो जाती है. और लाइट वेट होने के कारण एयर ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती है कन्वेक्शनल करंट की तरह. जैसे ही एयर ऊपर उठना स्टार्ट हुई, वो ऊपर जाते समय अपना टेम्परेचर लॉस कर देगी. जैसे कि ये विंड है और ये विंड है. ऊपर जाने पे ये विंड अपना वेट लॉस कर देती है और हाइट के साथ ऊपर जाने पर इनका टेम्परेचर कम हो जाता है. डिक्रीज इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद कंडेंसन होता है और क्यूमुलस क्लाउड का निर्माण होता है, जहां पे थंडरिंग लाइटिंग की वजह से फुल तेज हैवी रेनफॉल होती है. इस एरिया में हैवी रेनफॉल होती है. ये सब किसके कारण हुआ, जब विंड हीट होके ऊपर की तरफ उठने लगी और इनका वेट लूज हो गया. वेट लूज होते ही इनका टेम्परेचर लूज होने लगा, फिर कंडेंसन हुआ, फिर क्यूमुलस क्लाउड बना. क्लाउड बनने के बाद लाइट हुई, थंडरिंग हुई और फिर बहुत हैवी रेनफॉल हुआ. ये हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये ज्यादातर कहां पे मिलता है, जो इक्वेटोरियल एरिया 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इस एरिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल अधिक होती है. क्योंकि सनरेज बिल्कुल वर्टिकल गिरती है इस एरिया में और यहाँ की एयर जल्दी हीट हो जाती है, इस कारण ऊपर उठकर रेनफॉल होती है. ये हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल. अब सेकंड हम बात करेंगे
ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल जब एयर के रास्ते में कोई माउंटेन आ जाए तो माउंटेन के ऊपर एयर फोर्स करेगी। फोर्स करने के बाद विंड आगे से उसके स्लोप से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये यहां पे कोई माउंटेन आ गया और माउंटेन पे ये इस साइड से विंड आई और यहां पे फोर्स किया जिससे विंड ऊपर की ओर उठने लगी और अपर हाई लेवल पे जाने लगी। विंड इसके स्लोप के कारण ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद एटमॉस्फेयर में गई जहां पे उनका टेम्परेचर कम होने लगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर वहां पे कंडेंसन होगा, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे अधिक रेनफॉल होगी। जो इस माउंटेन का विंडवर्ड स्लोप है यहाँ पे अधिकतम रेनफॉल होगी और जो माउंटेन का दूसरा एरिया है यहाँ पे विंड वापस नीचे उतरना स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पे वापस विंड हॉट हो जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। इसी कारण यहाँ पे रेनफॉल कम होगा। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल कम होता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इस एरिया को जहां पे कम रेनफॉल होती है रेन शैडो एरिया या रिलीफ एरिया, रिलीफ रेन एरिया। ओके डियर, यू गेट इट पॉइंट। मीन्स जब कोई माउंटेन विंड के रास्ते में आएगा तो माउंटेन से टक्कर लगकर विंड ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगी और ऊपर से उठने के बाद जब ये सैचुरेटेड लेवल में पहुंच जाएंगी, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के बाद, तो एयर का कंडेंसन होगा और यहाँ पे रेनफॉल होगी, जिसमें एक एरिया जहां पे अधिक रेनफॉल होगी और दूसरा एरिया जहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होगी। जहां पे कम रेनफॉल होगी वहां रेन शैडो एरिया बोलेंगे, रिलीफ रेन एरिया बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, लेकिन सीबीएसई ने वो कट करवा दिया है। आप उस चैप्टर में से जाके इसको अच्छी तरह से देख लें। मोटे तौर पे मैं इसको बताता हूं कि जब दो एयर मास जिनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी हो, जैसे एक एयर आ गई हॉट और दूसरी कोल्ड, एक ड्राई और एक मॉइस्चर, दोनों में अलग अलग क्वालिटी होगी, जब वो आपस में मिलेंगी तो फ्रंट का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को ऊपर की ओर उठा देगी। अभी आपको मैप की सहायता से दिखाते हैं। ये आ गई कोल्ड एयर और ये आ गई वार्म एयर। जब ये दोनों एयर आपस में मिलती है तो कोल्ड एयर वार्म एयर को ऊपर की ओर धकेल देती है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रंट। फ्रंट जनरली 3 टाइप के होते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ओकुलेटेड फ्रंट। ये 3 टाइप के फ्रंट होते हैं,
वार्म फ्रंट में क्या होगा कि वार्म एयर की स्पीड ज्यादा होगी और वो कोल्ड पे बैठ जाएगी, चढ़ जाएगी। और कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, कोल्ड एयर मास तेज होगी और वार्म एयर मास को ऊपर की ओर पुश करेगी। में दोनों सिचुएशन में एक बात कॉमन होगी कि वार्म एयर हमेशा ही ऊपर की ओर जाएगी। जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को ऊपर की ओर पुश करती है तो ये हाइट पे जाती है। हाइट पे जाने के बाद ये अपना टेम्परेचर लूज करती है। टेम्परेचर लूज होने के बाद यहाँ पे कंडेंसन होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है और हैवी रेनफॉल होती है। ये होगी फ्रंटियर रेनफॉल। और बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की। साइक्लोनिक रेनफॉल कैसी होगी, जहां पे किसी स्थान पे टेम्परेचर लो हो जाए, टेम्परेचर लो नहीं प्रेशर लो हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड तेजी से चलने लगेगी, इसके चारों ओर घूमेंगी। ये जनरली 5 डिग्री नॉर्थ से और 10 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और ये विंड तेजी से होने से ये इसके चारों ओर घूमने लगेगी और ये साइक्लोन बन जाएगा। जब ये इससे घूम के विंड ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या होगा, ये विंड हाइट पे जाएंगी। हाइट पे जाने के साथ टेम्परेचर लूज होगा, जिसमें वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाएगी और वहां पे कंडेंसन होने के कारण बहुत भारी मात्रा में रेनफॉल होगा। ये होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन से। इसमें कम समय के लिए रेनफॉल होती है। अगर टेम्परेट साइक्लोन आए वहां पे थोड़ा अधिक समय के लिए रेनफॉल होगी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको फिर कुछ समझ में ना आए तो आप चैप्टर में जाके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। Distribution of rainfall। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अर्थ पे अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अमाउंट की रेनफॉल हमें रिसीव होती है। कहीं पे रेनफॉल हमें ज्यादा रिसीव होती है, कहीं पे हमें रेनफॉल कम रिसीव होती है, और वो भी सीजनल रीजन्स के अनुसार। हमें विंटर में कई बार अधिक रेनफॉल प्राप्त होता है, कई स्थानों पे हमें समर सीजन में हमें अधिक रेनफॉल प्राप्त होता है। अलग अलग स्थानों पे डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ रिसीव अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन। और बात करते हैं इक्वेटर एरिया में। इक्वेटर एरिया में भी अधिकतम रेनफॉल प्राप्त होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से हम दूर होते जाएंगे वहां पे रेनफॉल डिक्रीज होता जाएगा। बताते हैं इक्वेटर एरिया में ये है 0 डिग्री, यहां पे अधिकतम रेनफॉल प्राप्त होता है। वी रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन इक्वेटर लाइन। जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से दूर होते जाएंगे वहां पे हमें रेनफॉल कम प्राप्त होता जाएगा। और इसके बाद में ओशियन और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ओशियन पे अधिक रेनफॉल प्राप्त होगा देन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की अपेक्षा हमें ओशियन पे अधिक रेनफॉल प्राप्त होगा, क्योंकि ओशियन में क्या होता है, वाटर सोर्स मौजूद होता है, वहीं से इवोपरेशन हुआ, विंड ऊपर की ओर गई और रेनफॉल होना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं कि किस स्थान पे हमें कौन सी जगह पे
कैसा रेनफॉल प्राप्त होगा। 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ होगा। इस जगह स्थान पे जो भी कॉन्टिनेंट होते हैं उनके ईस्टर्न मार्जिन पे हमें रेनफॉल होता है, क्योंकि यहां से जो विंड जाएगी वो इस साइड में इससे इस तरह जाएंगी, जो कि इक्वेटर लाइन यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है। इस साइड से विंड इस साइड जाएंगी तो यहां के ईस्टर्न मार्जिन 35 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट में ईस्टर्न कोस्ट पे अधिक रेनफॉल होगी, और जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी। मीन ये किस कारण होता है, ये ईस्टर्लीज विंड के कारण होता है, जो जिसको हम ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ये हमने जब पिछली बार इंडिया का मॉनसून किया था उसके अंदर मैंने अच्छी तरह से इन विंड के बारे में पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं 60 से 65 डिग्री, इसके नीचे जो एरिया आएगा 60 से 65 डिग्री साउथ, 60 से 65 डिग्री, यहां पे जो कॉन्टिनेंट होंगे इनके वेस्टर्न मार्जिन पे जो यहां पे वेस्टर्ली विंड चलेगी वो इस तरह से चलेंगी, जिस कारण क्या होगा 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंट है उनके वेस्टर्न मार्जिन पे अधिक रेनफॉल होगा, मैक्सिमम रेनफॉल। और जैसे जैसे हम आगे इंटीरियर पार्ट में जाते जाएंगे रेनफॉल लो होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। आपको ये जो पॉइंट बताए हैं ये बुक से अच्छी तरह से नोट करने होंगे, कॉपी में बनाने होंगे, और इसके बाद में हम आगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करते हैं। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि जो आपके बुक में लास्ट पैराग्राफ दे रखा है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे पहले दे रखा है वो भी आपको नोट करना है, लेकिन जो लास्ट में आपको पैराग्राफ दे रखा है उसी जगह पे आपको ये लिखना है 4 पार्ट में डिवाइड करके कि 200 सेंटीमीटर पर एनुअल रेनफॉल में कौन कौन से एरिया आएंगे, 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनुअल रेनफॉल के लिए कौन से एरिया, और इसके लिए कौन से, इसके लिए कौन से। इसको ऐसे 4 टुकड़ों में डिवाइड करके हम अच्छी तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, और इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी हो जाएगी। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वो एरिया जहां पे 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर। द इक्वेटोरियल बेल्ट, विंडवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप के बारे में हमने बताया था, जहां से विंड आती है ये फेस करता है विंडवर्ड स्लोप। इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर लाइन पे एरिया हमें मिलता है वो हो गया इक्वेटोरियल रीजन। द माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन।
मीन इसी के बारे में बता रखा है। विंडवर्ड स्लोप कहाँ पे होगा? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन के अंदर होगा। एंड द कोस्टल एरिया ऑफ मानसून, जो इंडिया का एरिया है मानसूनी क्लाइमेट, वहां पे कोस्टल एरिया ऑफ मानसून क्लाइमेट मीन इसमें 3 स्पेस बताए हैं जहां पे 2 सेंटीमीटर पर ईयर एनुअल रेनफॉल होती है। इक्वेटोरियल बेल्ट जो इक्वेटर के साथ में होती है, और दूसरा है विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा होगा? जो यहां पे बनेगा 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनेगा। तो यहां पे क्या होगा? 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होगा। वेस्ट इन द माउंटेन लैंड, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। 100 से 200 सेंटीमीटर पर एंड ईयर रेनफॉल कहां पे होगी? इंटीरियर कॉन्टिनेंट ऑफ एरिया। जो कॉन्टिनेंट है उसके इंटीरियर एरिया जो इसके साथ में लगता है 200 सेंटीमीटर वाले के, वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर एनुअल रेनफॉल होगी। द कोस्टल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, जो नॉर्मल कोस्टल एरिया होगा वहां पे भी 100 से 200। ये सेकंड आता है इन 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल। ये कहां पे होगी? इंटीरियर कॉन्टिनेंट एरिया में, जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में एरिया आते हैं, जैसे कई कंट्री आते हैं, वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी। और जो कोस्टल एरिया है कॉन्टिनेंट के, वहां पे भी अधिक रेनफॉल होगी 100 से 200 सेंटीमीटर की। अब थर्ड आता है जहां पे 50 से 100 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल होती है। तो ये इसका एरिया कौन सा है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड। ट्रॉपिकल पार्ट का सेंट्रल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? 0 डिग्री से 23.5, 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ साउथ। तो वहां पे ट्रॉपिकल एरिया आ गया। ट्रॉपिकल एरिया में जो सेंट्रल पार्ट होता है कॉन्टिनेंट पे, वहां पे भी रेनफॉल बहुत कम होता है। और ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड, वही सेम बात होगी। इंटीरियर पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड, किसकी? वेस्टर्न कोस्ट पे तो टेम्परेट लैंड में ज्यादा रेनफॉल होगी और ईस्टर्न में कम होगी। ईस्टर्न के साथ ही इंटीरियर में भी बहुत ही लो रेनफॉल होगी। अब बात करते हैं जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, वो आ जाते हैं शैडो जोन, इंटीरियर कॉन्टिनेंट एंड हाई एल्टीट्यूड। इन तीनों प्लेसेस पे भी बहुत ही कम रेनफॉल होती है। मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर बताई थी। एक तो सैडो जोन होता है, एक विंडवर्ड एरिया होता है जहां पे अधिक रेनफॉल होती है। ये विंडवर्ड हो गया, ये सैडो जोन हो गया। ये बिल्कुल इंटीरियर कॉन्टिनेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, वहीं पे भी रेनफॉल बहुत कम होगी। और हाई लैटिट्यूड, जहां पे बिल्कुल जमा रहेगा, बर्फ जमी रहेगी, आइस जमी रहेगी, वहां पे भी रेनफॉल बहुत कम होता है। आपको अपनी कॉपी में इसी के अनुसार बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन को, जिससे आपको इजीली और अच्छे से याद हो जाए। हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आगे हम अपना चैप्टर वाटर, जो कि 12th चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मंडे को एटमॉस्फेयर का और इस चैप्टर का टेस्ट होगा। आप इसके लिए रेडी रहना और अपनी कॉपी कंप्लीट करके मेरे से चेक करवा लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।